कर्मभूमि कोचिंग में आज हर वर्ष की भांति जब इंटर सेकेंड ईयर का रिजल्ट प्रकाशित होता है तो अपने कोचिंग में सम्मान समारोह का एक बेहतरीन प्रोग्राम प्रारंभ किया जाता है। लेकिन पहले यह प्रोग्राम सभी विद्यार्थियों के बीच मनाया जाता था, जिसमें शोरगुल बहुत अधिक होते थे। इसलिए इस बार केवल टॉपरों को ही, जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, वैसे ही छात्र और छात्राओं को अपने कोचिंग में बुलाया गया है, ताकि कर्मभूमि कोचिंग के मुख्य अतिथि जो आए हैं और जिस मकसद से इनका आयोजन किया गया है वह सफल हो पाए। जो हम एक संदेश देना चाहते हैं विद्यार्थियों को, वह पूरा हो पाए। इसलिए इस बार शोरगुल से अलग, भीड़ से अलग, केवल जो बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं उन्हीं को बुलाया गया है। अधिकांश विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं। ये प्रोग्राम कंटिन्यू जो है, पिछले बार भी 2-3 सप्ताह जो है हुआ है, तो जैसे जैसे बच्चे आते रहते हैं हर संडे प्रोग्राम होता है। लेकिन ये पहला दिन है और जो पेपर अपना जमा किए हैं तो उसके लिए यह आयोजन किया गया है। आज 2022 ईस्वी में बिहार सरकार ने जिस प्रकार आनंद किशोर जी के नेतृत्व में रिजल्ट का प्रकाशन बहुत ही कम समय में हर वर्ष की भांति प्रकाशित किया गया है, यह काबिलियत तारीफ है। और इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप भविष्य के होनहार विद्वानों को, होनहार विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करते हैं, ताकि वे अपने भविष्य का नवनिर्माण कर सकें। आज विद्यार्थियों के लिए यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम आपको परिचित करवा दें। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे मुख्य रूप से जिला पार्षद जी जो उत्तरी 22 से हैं, और रिंकी कुमारी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और हमारे बीच रेलवे के पद पर आसीन, बड़े बाबू के पद पर आसीन मोहम्मद मुख्तार जी हमारे बीच हैं, उनके भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये हमारे मित्र भी हैं और एक बड़ी सफलता इन्होंने कम उम्र में अर्जन कर लिया। जिस समय के उम्र तक बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, उस समय तक में इन्होंने कई वर्षों तक अपना बेहतरीन नौकरी प्राप्त किया। आपको यह बताएंगे कि नौकरी किस प्रकार बिल्कुल मेहनत से ही होता है और इसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वही हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मित्र, हमारे सहपाठी और सितेश गुप्ता जी, जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। यह अपनी सेवा भारत के कोने कोने पर दिए हैं। आर्मी कैडर में बेहतरीन रैंक हासिल करके अपने जीवन को इन्होंने तो उज्जवल बनाया ही, लेकिन हजारों लोगों, युवाओं को इन्होंने यह संदेश दिया कि कितने कम उम्र में हम पढ़ते हुए बेहतरीन जॉब ले सकते हैं। और भारत के कोने कोने में, दिल्ली से लेकर लद्दाख तक और गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक इन्होंने अपने पोस्टिंग में बेहतरीन सेवा देने का काम किए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच मौजूद हैं समर्पण क्लासेस के डायरेक्टर, जो अब कर्मभूमि कोचिंग में ही एड हो चुके हैं, जो मैथ और रीजनिंग में अपना महारत हासिल किए हुए हैं। और ये अभी हाल में ही एक्सिस बैंक में एक सेवारत थे, लेकिन हमारे गुजारिश के बाद जो है यह अभी हाल में ही अपना नौकरी छोड़ करके कोचिंग में योगदान देने के लिए आए हैं। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
आज का जो मुख्य उद्देश्य है वह विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में मेडल, शील्ड प्रदान करके उनके जोश और जज्बा को बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम आए हुए अतिथि से जो है विचार को जानेंगे और उनके बाद यह प्रोग्राम जो है संपन्न किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे मोहम्मद मुख्तार जी आप स्टेज पर आए और अपने वाणियों से हमारे युवाओं को, अपने विचारों से हमारे युवाओं को भविष्य के लिए कुछ बताने का प्रयास करें। जोरदार तालियों के साथ मोहम्मद मुख्तार जी करके सम्मानित करेंगे। हमारे आज मुख्य रूप से चूँकि हम सब तो आपस में मित्र ही हैं, तो हम चाहेंगे कि जिला पार्षद महोदया के द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया जाए। आप सुनेंगे, शांतिमय तरीके से बैठेंगे अपने स्थानों पर और बिल्कुल इस विचार को सुनेंगे कि कैसे सरकारी नौकरी में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मोहम्मद मुख्तार जी। आदरणीय मंच और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे परम आदरणीय जिला परिषद महोदया, हमारे कॉलेज के समय के परम मित्र सितेश भाई, और जैसा कि हमारे दोस्त रवि ने बताया कि इस संस्थान में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे सर जी को, और अंतिम रूप से मैं अपने परम मित्र इस कोचिंग के संस्थापक और संचालक रवि सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जीवन के स्वर्णिम सपनों को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलने का काम किया है। ये बहुत ही गौरव की बात है। आप अमूमन देखेंगे कि हर कोई चाहता है कि जन्म लिए हैं, पढ़ाई लिखाई करें, बड़े हो जाए, नौकरी लें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, बूढ़े होकर रिटायर हो जाए, लाइफ की इतिश्री कर लें। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी खुशियों को समाज की खुशियों में खोजने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं। भारत के इतिहास में दो महान पुरुष जो कि हम आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध और महावीर को आपने देखा है, ईश्वर ने इनके जीवन में कोई कमी नहीं रखा था। गौतम बुद्ध के बारे में जानिए कि उनके पिता ने इनके जीवन में एक पल की भी खुशी कमी न रह जाए, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसी गौतम बुद्ध ने अपने सारे सुख को त्याग करके, और एक आप वर्तमान युग में उसे आप वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, और इतिहास में वो ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने अपने राजपाट के सुख वैभव को त्याग कर एक गुमनाम खोज की ओर चल पड़े। और बड़ी खुशी होती है कि कोई भी महापुरुष जब किसी महान कार्य के लिए निकलता है तो इनडायरेक्टली उनकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप किसी भी धर्मात्मा को देख लीजिए, राम फेमस हो पाए क्योंकि उनके पीछे माता सीता का हाथ था। लक्ष्मण जी इसलिए फेमस हो पाए क्योंकि उनके पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ था। महावीर भी फेमस हो पाए, गौतम बुद्ध भी फेमस हो पाए। ये आप इतिहास में जान रहे हैं कि उनकी वाइफ का कितना बड़ा योगदान है। तो समझने की बात है, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, नौकरी के लिए भी तैयारी करते हैं। तो जैसा हमें बात तो करने के लिए लंबी है, लेकिन जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि हम नौकरी पे फोकस करें कि नौकरी कैसे प्राप्त की जाती है।
हमें जानकर बहुत खुशी हुई। पहले तो इस बात के लिए मैं रवि को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अजीमुशान पार्टी रखा है कि जो बच्चे 1 साल नहीं 2 साल कड़ी मेहनत के बाद एक अचीव करते हैं, उनके जीवन का जो मेन मकसद होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमारा नाम हो, आपने उसको सराहना देते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए जो ये एक प्रोग्राम रखा है, मैं मानता हूँ ये हमारे शहर कहलगांव के इतिहास में ये पहला प्रोग्राम है। हमारे समय में भी कोचिंग हुआ करता था, पूरी तरह तो हमें याद नहीं कि कहाँ कहाँ कोचिंग होता था, लेकिन हमें याद है कि कोचिंग हुआ करता था। हमारे समय में कोचिंग न होने की वजह से हम लोग कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, एंजॉय करते हुए पढ़ते थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके ये रवि सर भी अपने विषय के टॉपर रहे हैं और इन्हें भी टॉपर का सम्मान मिला है। तो जिनको जो सम्मान मिलता है वही इस चीज़ की बखूबी को समझ सकता है। तो आप बच्चों को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मैं सामूहिक रूप से पर्सनली आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो अचीव किया है ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। 2 साल की मेहनत होती है, इंटर में 700 से ज़्यादा घंटे होते हैं, आपने हर एक घंटे को यूज किया है और अंतिम रूप से एक क्षण मिलता है जब आप वो रिजल्ट पाते हैं कि हमने टॉप किया है। टॉप किसी भी रूप में कर सकते हैं, आप बिहार लेवल पे कीजिए, जिला लेवल पे कीजिए, शहर लेवल पे कीजिए, मायने नहीं रखता। आप कहीं भी टॉप कर गए ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने कहा बात करने के लिए लंबी है, लेकिन मैं नौकरी पे फोकस करूं। जैसा मैं अपने बारे में 2 लाइन बता दूं कि मैंने 2011 ईस्वी में इंटर किया। इंटर भी मैंने टॉप किया है। एसएसबी कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था, मैंने यूनिवर्सिटी टॉपर का अवार्ड लिया। 2011 में हमने एमए में एडमिशन कराया और एमए पूरा नहीं कर पाया, 1.5 साल हुआ होगा। पहली ज्वाइनिंग मुझे उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में 4th ग्रेड में मिली। और हमें याद है एमए हमने लास्ट जो दिन गया था 12 अप्रैल 2012 को था, वो दिन हम लास्ट क्लास किए हैं और 30 अप्रैल को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला। और मेरे लिए वो बहुत ही स्वर्णिम पल था जब मेरे गांव में पहली बार किसी को रेलवे की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आया था। एन केन प्रकारेण मैंने ज्वाइनिंग ली, तैयारी चलती रही, नौकरी भी चलती रही। लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ छोड़ के अनायास जब जॉब में जाते हैं बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं जिस हाथ में पेन और कलम हुआ करता था उस हाथ में औजार होने लगे। और मेरे पास तो पहली बार जब डांट पड़ी है हमारे सीनियर की पिलास शब्द में, कोई भी बच्चा होगा पिलास समझ सकता है, बिजली का काम होता पिलास, और हम उसमें पिलास को नहीं पहचानते थे। 4th ग्रेड में काम ही था कि इंजीनियर काम करेगा, आप उसको औजार मुहैया कराइए। हमसे पूछा गया कि मुख्तार प्लास दो, हमें ढूंढ रहा प्लास कौन है। बड़ी जोर की डांट पड़ी। पहली बार रोया था मैं नौकरी पर। खुशी तो थी मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन रोया भी था कि डांट पड़ गई, प्लास में नहीं पहचान पा रहा हूँ। बड़ा आप एक मासूम सा जवाब दिया मैंने कि मैंने आज तक कलम कॉपी ढोया है, आप नाम बता दीजिए, अगली बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक औजार हो तब तो नाम बताइए। एक बार पिलास बता दे, दूसरी बार पेचकस भूल जा रहा हूँ, तीसरी बार कुछ बोल जा रहा हूँ। तो आज तक भेजा में नहीं घुसा हमको, और आज भी मैं पूरी तरह नहीं जान रहा हूँ क्या क्या होता है। तैयारी चलती रही, मैंने पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। दिन में नौकरी हो रही है, रात में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि नया नया नौकरी लिए थे, आदत तो वही थी पढ़ाई करनी थी। उस बीच बिहार टीचर का भी ज्वाइनिंग आया, उसको मैंने छोड़ दिया। रेलवे गुड्स गार्ड में भी ज्वाइनिंग आया, उसको भी छोड़ा। फाइनली हमने एनसीआर में
सीनियर क्लर्क की ज्वाइनिंग ली। हमको अच्छा लगा कि अब बाबू बन जाएंगे, डांट सुनी है, अब मैं दूसरों को डांट लगाऊंगा। मैं सीनियर क्लर्क के पद पर धनबाद डिवीज़न में वर्तमान में भी वहीं अपना योगदान दे रहा हूँ। लेकिन खुशी की बात है कि 27 दिसंबर 2021 को मेरा प्रमोशन भी हो गया और मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट उसी विभाग में योगदान दे रहा हूँ। लेकिन जो अपनी एम है वो अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है। मैं खुद को नौकरी वाले से ज़्यादा मैं स्टूडेंट अपने को कहलाने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं अपने को विद्यार्थी के रूप में ही ज़्यादातर देखता हूँ। तो कहने का मकसद ये है, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी आपकी लाइफ की शुरुआत हुई है, आपने इंटर किया है, पढ़ाई का एंड हो जाता है ग्रेजुएशन में, 3 साल अभी आप और पढ़ेंगे। इंटर शब्द से हमें याद आया कि यह भी एक प्रकार का अवार्ड है, वरना ये 12वीं कोई भी जान सकता, मैट्रिक के बाद ये 12वीं होता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने आपको एक अवार्ड दिया है कि आपने इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, वो भी एक अवार्ड है। आप स्नातक की उपाधि धारण करते हैं। ये आज नहीं, आज 20 साल जब आप पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम ग्रेजुएट होना था। समय बढ़ता जा रहा है, हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें समाज में ज़्यादा होगा उनकी वैल्यू कम होगी। नई शिक्षा नीति आप देख सकते हैं जिसमें मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया, शायद या आप लोग जानते होंगे, आगे से मैट्रिक का बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो नहीं होगा, नॉर्मल होगा। आप इंटर में डिग्री लेंगे, आने वाले समय में हो सकता है एमए की ही डिग्री की मान्यता रहे। तो चूँकि ये मेरी आदत बोलते बोलते बढ़ जाता, मैं नौकरी पे अभी तक रुका ही नहीं। तो अब आइए जो हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपको खुद तय करना है। अब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, अपने अपने मन से आप ऑनर्स चुनेंगे। ऑनर्स का मतलब होता है कि आपको उसमें विद्वत्ता लेनी है, आपको विशेष नॉलेज उसमें रखना है। जो चीज़ें आप 7th 8th में एक लाइन में पढ़ा करते थे, इंटर में आपने स्वभावतः एक पेज में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में आप पूरी चैप्टर पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब समझ रही हैं? स्वतंत्रता एक वर्ड है, 7th 8th में पढ़े होंगे, एक लाइन में जवाब हो गया होगा। जब आप मैट्रिक में आए होंगे स्वभावतः एक पैराग्राफ में हुआ होगा, इंटर में एक पूरा चैप्टर हो गया होगा, ग्रेजुएशन में आपको एक अध्याय मिलेगा। और आश्चर्य होगा जब आप एमए या एमए से आगे पढ़ेंगे तो आपको स्वतंत्रता, लिबर्टी पर मोटी मोटी किताबें, 20-50 बुक मिल जाएंगे एक लिबर्टी पे। तो अब आप आश्चर्य करेंगे कि एक लाइन का जवाब जिसका होता है उस पर रिसर्च करता है लोग। पढ़ाई एंड हो जाता है ग्रेजुएशन में, एमए जाके लोग उसके बाद रिसर्च की तैयारी करते हैं। तो मेरा मानना है कि आम इंसान को अपनी पढ़ाई ताउम्र छोड़नी नहीं चाहिए। आप किसी न किसी रूप में पढ़ते रहिए। कभी आप खुद पढ़ रहे होते हैं, कभी आप दूसरों को पढ़ा रहे होते हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सामने आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आप उनको पढ़ाने लगेंगे। अब भाई साहब कंप्यूटर का समय आ गया है, आजकल के बच्चे पता नहीं डाउनलोड जैसे हो जाता है। हम जिस एज में नंगे घुमा करते तो उस एज में बच्चे हमें डांटते हैं कि पापा आप गलत कर रहे हो। तो हंसी भी आती है और थोड़ी खुशी भी होती है कि बच्चे हमसे ज़्यादा तो हो रहा है, इंटेलिजेंट हो रहा है। अब आप कंपेयर कीजिए आज से 50 साल के बाद क्या होगा, हम लोग उस समय तो अशिक्षित माने जाएंगे ना। तो मेन अब आइए कि नौकरी की हर किसी की चाहत होती है। हम जिस एजुकेशन सिस्टम में जी रहे हैं, सबकी चाहत होती है कि अच्छी सी नौकरी हो, एन केन प्रकारेण मेरी नौकरी हो। और ये चीज़ें अच्छी बात है, नौकरी हो अच्छी बात। इसके लिए आप हर तरह से लड़ना चाहते हैं, ज़मीन बेच के नौकरी लेंगे, लोन लेके नौकरी लेंगे, और आपके पीछे माफिया तो लग ही जाएंगे। 10 लाख दो, ग्रुप डी में नौकरी करा देंगे।
अब तो डिमांड बढ़ गई होगी, 20 लाख दो नौकरी हो जाएगी, क्योंकि तनख्वाह भी बढ़ती जा रही है। ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं आज, आपकी सैलरी मेरे ख्याल से इन हैंड 25,000 से ऊपर होगी। नेट आपके जो हाथ में आएगी ग्रुप डी में ज्वाइन करते किसी भी विभाग में 25,000 से ऊपर होगी। तो आदमी जैसे कहे 25,000 से ऊपर, चलो 20 लाख दिया। अरे यार क्यों ऐसा करोगे? मेरा मानने के लाइफ में ये गलती आप कभी मत करना। 2-4 हज़ार की किताबें आती हैं, और किताबें तो छोड़ो, अभी तक आपने जितनी पढ़ाई की है उन्हीं में से तो क्वेश्चन पूछता है। ये एक आपने 5 पढ़ा भूल गए, 6 पढ़ा भूल गए, 7, 8, 9 आगे बढ़ते पीछे का हम भूलते जाते हैं। कंपटीशन ये कहता है कि जिसे आप भूलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस रियल लाइफ में लाइए। आपको वही सब चीज़ें परीक्षा में पूछी जानी है। इंटर में जो चीज़ें आपने पढ़ा उसको याद कर लीजिए, कंपटीशन में वही सब चीज़ें आती है। शर्त ये है, पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ा करते थे, अब आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और आज के डेट में मैं मानता हूँ सबसे बड़ा माफिया अगर कोई है वो कोचिंग संस्थान है। बड़े बड़े पैकेज लेते हैं भाई साहब, यूपीएससी की तैयारी करानी हो 50 लाख, 50 लाख तो ज़्यादा बोल दिए, 50,000 एक साल के कोर्स है, 50,000 दीजिए, आपको पैकेज मिल जाएगा। जैसे किट करते हैं ना, मॉल में जाएंगे बच्चे का किट मिल जाता है, 500 रुपये में एक बैग मिलेगा, उसमें कॉपी, पेंसिल, रबर, ये सब चीज़ें मिल जाएगा। लेकिन वो आपको दे देगा, यूज आपको करना है। उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है कि आपको 1 महीना चलाना है, 2 साल चलाना है, 10 साल चलाना है। आप रख दीजिए, वो आपको 20 साल वैसे रहेगा। यूज कीजिए, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चे के हाथ में दीजिए, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप रखिए, जाहिर सी बात 2-4 महीने चल जाएगा। तो कोचिंग संस्थान सबसे बड़ा माफिया मैं मानता हूँ। और खुशी की बात है कि मैंने नौकरी के लिए कभी कोचिंग का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, क्योंकि मुझे रोल मॉडल बनना था आप लोगों के लिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं अभी भी अपने को नौकरी पेशा से ज़्यादा मैं विद्यार्थी ही मानता हूँ। आज भी जब मैं ऑफिस जाता हूँ, जब मैं चलता हूँ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये नौकरी करने के लिए जा रहा है। मैं साइकिल से आज भी ऑफिस जाता हूँ। सारे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के बीच एक तनहा साइकिल लगा रहता है, और उस साइकिल की पहचान है कि ये अमुक बाबू की साइकिल है। वहाँ पे लोग आम भाषा में हमको बाबू कहते हैं, ये फला बाबू की साइकिल है, ये पहचान है। ये कम बड़ी बात नहीं है, आपको नाम कमाना पड़ता है। और जब आप कोई चीज़ खुद कमाते हैं, जैसा कि आपने कमाया है, इंटर में आपने टॉप किया, हम लोग तो नीचे से टॉप किए हैं, मायने नहीं रखता। टॉप से हमें याद आया, जिसमें हमने 2006 में मैट्रिक पास किया था। मैट्रिक में एक लड़की टॉप की थी, बिहार टॉपर, नाम मैं भूल रहा हूँ। इंटर में आके साइंस में फेल हो गई थी, टॉप हुई, बिहार में नाम हुआ, फेल हुई, कहीं नाम नहीं हुआ। समाज आपको अचीव करने पे याद करता है, और अगर आपकी अचीव उल्टा हो जाए तो कोई याद करने वाला नहीं है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए अचीव करने के लिए, चाहे वो जिस भी रूप में आप अचीव कर रहे हैं। तो नौकरी की तैयारी करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर में आप 2 घंटा टाइम दीजिए। और तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम शुरू होता है आप लोगों के लिए अब, जब आप ऑनर्स लेंगे, कॉलेज में ऑनर्स लेंगे, तो घर में आप 2 घंटा निकाल लीजिए। 24 घंटे में 2 घंटा निकालना है। हो सकता है आपको कठिन महसूस हो, 1 घंटा ही निकालिए, आधा ही घंटा निकालिए, लेकिन रोज़ रेगुलर रूप से आप कंपटीशन को दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा मोटा किताब नहीं खरीदना, 2-4 किताबें आती है, आप ले लीजिए, उसको रोज़ पढ़िए। सिर्फ पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है, पढ़िए। 1 साल अगर जिस दिन आपने पूरा कर लिया ये चीज़ें रेगुलर, तो आपको लगेगा, और ये टारगेट होता है 3 साल आपको ये समय मिलता है। ग्रेजुएशन कीजिए, कंपटीशन की तैयारी आपके 3 साल में पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो मान जाइए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। और मैं बच्चियों को और बच्चों को समझा देता हूँ, जो ये आपका एज है और जो अभी क्रेज चल रहा है हमारे इस सोसाइटी में, सोसाइटी को तो बदनाम ना करें, हमारे इस परिवेश में यह एज आपका इस तरह का, इनको एक उदाहरण से समझिए। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, बीच में एक पतली सी रास्ता है, जिसको आप बड़ी मुश्किल से पग दर पर आगे अगर नहीं बढ़े तो गिरना तय है। तो बताइए क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा कि गिरना पसंद करेंगे? आगे बढ़ेंगे।
तो वो आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। आपकी निगाह अगर नीचे न रही तो आप गए काम से। अब इसको इस तरह समझिए, हम कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम शहर से बाहर रहते, सुनने के लिए आता है, ये एज में बुरा नहीं मानिएगा, हम विद्यार्थियों के बीच एक तरह का अजीब सा आकर्षण होता है अलग कम्युनिटी के प्रति, लड़का का लड़की के प्रति, लड़की का लड़का के प्रति। तो मेरे दोस्त, ये गलती कभी मत करना। जो माँ बाप आपको पैदा करता है, पढ़ाने का कुव्वत रखता है, माँ बाप की ज़िंदगी में दोस्त 1 मिनट झांक कर देख लेना, आपकी एक खुशी के लिए उन्होंने सैकड़ों खुशियाँ कुर्बान की है। आप रात में आराम से सोते हैं, माँ बाप नहीं सोते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं कल कौन सा काम करना ताकि शाम में घर का चूल्हा जल पाए। और माँ बाप की दिली ख्वाहिश होती है कि हम कुछ बने न बने, मेरे बच्चे ज़रूर बने। हीरा सिंघल को याद कीजिए, शरीर इतना टेढ़ा, और वो किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है, यूपीएससी टॉपर है एक समय की। शरीर का कोई भी अंग उनका सीधा नहीं है, वो पूरी तरह दिव्यांग, और वो आईएएस टॉप की है। उसके बाद भी उन्हें बहुत लड़ना पड़ा टॉप होने के लिए। टॉपर तो थी, टॉप का अवार्ड लेने के लिए, आईएएस की जॉब लेने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये भी एक कला है कि आपको लड़ना पड़ेगा। हमने भी लड़ी है, तब जाके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोस्त, ये गलती कभी मत करना। मन आपको बहकाएगा, मन में एक शिद्दत सा प्यार जगेगा, लाइफ जिसको आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहते हैं, कि बड़ा सा आपको भगवान दिखेगा उसमें। लेकिन जब गलती हो जाती है तो 1 सप्ताह के अंदर सारा प्यार का भूत उतर जाता है। क्योंकि मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ, 5 साल की बच्ची है, उसको पालने में कितना दर्द होता है मुझे महसूस हो रही है। और उस महसूस से ज़्यादा तो मेरे माँ बाप के दर्द अब याद आता है। अरे बाप, मेरे बाप ने कैसे पालोगे मेरी बच्ची को, तो उसका एक गवर्नमेंट जॉब वाला बाप मिला है ना। मैं गवर्नमेंट में हूँ तो मेरी बच्ची का बाप ही तो हुआ। मैं बच्ची को देख के कहता हूँ, तुझसे बड़ा तो मेरा बाप है। अरे वो तो मजदूरी करके हमें पाला, तुझे तो तेरा बाप पाल रहा है। तेरी हर खुशी पे वो न्यौछावर करता अपनी खुशी को। मेरा बाप, मेरी माँ याद करती होंगी, हम लोग जब बच्चे थे, माँ से अगर खुशी का इजहार जब करते थे तो माँ खुशी पूरा करने से पहले डंडे उठाती थी, और डंडे में सारी खुशी रद्द हो जाती। तो दोस्त, हर कुछ कर लेना, लेकिन ये कर्म कभी मत करना, माँ बाप को खुशियों को कभी पैरों तले मत रौंदना। क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने लगा दी आपकी एक खुशी के लिए, और आपने एक बदतर सी खुशी के लिए उनकी आरज़ू के साथ खिलवाड़ किया। ये कभी मत करना। कोई भी माँ बाप अपने लाडले और लाडली के लिए गलत कभी नहीं सोचता। बहुत सी कहानियाँ हैं, सर्च करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी है। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं कि लोगों की ज़िंदगी नर्क होते देखिए। सुसाइड केस बढ़ रहा है, जिन्होंने लव मैरिज की है, देख लीजिएगा रेशियो उठाकर। अपवाद हो तो हो, वरना सारे सुसाइड केस आते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे? मत कीजिए। लाइफ में अच्छी से अच्छी खुशी अचीव कीजिए। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप जॉब ले लेंगे, जीवन में अगर अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे, तो जो चीज़ें आप मांग रहे हैं या जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, उससे सैकड़ों खुशियाँ आपके पीछे न पड़े तो फिर कहना। लड़कियों से कहते हो, जिस लड़के के पीछे आप अपने दिल से ज़्यादा चाहते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा आपके पीछे आपका हाथ मांगने आपके बाप के पास आए। लड़कों से कहता हूँ, जिस लड़कियों के मतलब चेहरे पे आप फिदा है ना दोस्त, जब आप अचीव कर लेंगे ना, उससे 100 गुनी ज़्यादा, आपसे कई गुना ज़्यादा बेटर लड़की वाले आपके घर के चक्कर लगा रहे हो। तो भाई, जिस चीज़ प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त करो, लेकिन सबसे पहले लाइफ बनानी है। और ये मुझे बहुत ही खुशी होगी जब हमारे कहलगांव के बच्चे अचीव करेंगे। और इसीलिए मैं, जैसा कहा कि मैं अभी भी विद्यार्थी अपने को फील करता हूँ, तो उस फीलिंग को जारी रखने के लिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कराता हूँ। तो वो मुझे एक अजीब सी एनर्जी देती है। दिन भर ड्यूटी करता हूँ, रात में आके सोने से पहले मैं वीडियो शूट करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ताकि हमारे शहर के बच्चे जो बड़े बड़े कोचिंग नहीं जा सकता, आप कोचिंग मत जाइए, खुद पढ़िए, उसमें दिक्कत आती तब यूट्यूब का सहारा लीजिए। और मैं, चूँकि अभी और भी मेहमान हैं, वो अपनी बातें भी रखेंगे, तो लास्ट रूप से मैं यही कहूँगा, एक लाइन लिखकर यह रख लीजिएगा, जहाँ आप सोती हैं सामने लिख दीजिएगा, सच्ची लगन और मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती।
इस लाइन को रोज़ देखा कीजिए और चिंतन कीजिएगा। ये बहुत बड़े विद्वान ने कहा था और मेरी सफलता का राज वही लाइन है। मुझे विश्वास है अगर वो लाइन हमारी ज़िंदगी में ना होता तो आई होप कि मैं आज यहाँ नहीं होता और आई होप कि आज मैं इस स्टेज पर खड़ा नहीं होता। तो आप जीवन में हर स्वर्णिम सपने को पूरा कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, जय हिंद। वो अपने जीवन की गहराई में उतारिए और सफलता प्राप्त करना एक जिद और जुनून बना लीजिए। सफलता आपकी कदम चूमेगी और अपने जीवन के वे सब सपने पूरे कर लेंगे जिनका ख्वाब आप उठते जागते देखते हैं। तो अब आपके बीच हम बुलाना चाहेंगे आर्मी के बेहतरीन रैंक पर सितेश कुमार गुप्ता जी, जो चंद शब्दों में विचारों को व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। हमारे जिला परिषद महोदय और हमारे समस्त भाई, छोटे एवं बड़े भाई जितने भी हैं, सभी को हमारे तरफ से जय हिंद। हम अभी इंडियन आर्मी में हैं, जॉब कर रहे हैं। अभी 5 साल हम दिल्ली में थे, वहाँ से अभी लेह लद्दाख जा रहे हैं। हर जगह हमारा घूमना फिरना लगा रहता है, जिसमें हमारे रवि सर इंटर में पढ़ते थे, दोनों में दोस्ती अच्छी थी और एक साथ पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और हमारा पढ़ाई का दिन अगर बोला जाए, पहले रवि सर और 4-5 दोस्त मिलके क्यूज चलाते थे। हम नहीं जानते थे, रवि सर से पूछते थे, रवि सर नहीं जानते थे और किसी से। तो उस समय की बात है, रवि सर बहुत मेहनत किए थे। आज नहीं, घर में 2 घंटा भी टाइम मिल जाए खेती, उस समय आज 12 साल हो गया हमें हमारे जॉब होने से। और मैंने देखा कि रवि सर इतने मेहनत किए और इसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। ये पढ़ाई लिखाई तो चलते रहेगी। अगर आप लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं तो हम ये जानते हैं कि रवि सर के पास अगर 6 महीना अगर कोचिंग लगन से कर लिया जाए, डिफेंस का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि निकाल नहीं सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने आधुनिक इतिहास देखा हूँ, आधुनिक पॉलिटिकल साइंस देखा हूँ कि ऐसा इसके पास वो सक्षम है कि जो जीके जीएस जो पूछता है डिफेंस लाइन में, तो ऐसा लगता है कि 6 महीना अगर तैयारी कर ली इसके पास, तो ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो कि वो पास नहीं कर सकता है। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ें। और फिजिकल तो आप लोग जानते हैं अपने बारे में कि फिजिकल क्या है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, ये आप लोगों के ऊपर प्रयास है कि आप कर सकते हैं। पढ़ाई तो ये करा सकते हैं और आगे निकलवा सकते हैं, मगर आप लोगों के ऊपर ये है कि क्या आप कर सकते हैं। और हम जब 2011 में जॉब लिए थे जनवरी में, तो फर्स्ट हम गए थे पहले बंगलोर। फर्स्ट बार बाहर निकले तो हमें भी अजीब लगा और जब निकले तो वहाँ पे देखे कि इतने हथियार है, इतने सब कुछ है कि क्या बोला जाए। बहुत कठिनाई भी मिली ट्रेनिंग में, फिर अभी जाके इतने अच्छे लगता है कि क्या बोला जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़ें। और अभी तो लड़की भी हमारे इंडियन आर्मी में आ रहे हैं, हर नौकरी में भी अभी लड़की आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग भी आइए, हमारे ग्रुप में शामिल होइए। ठीक है, और क्या आप लोग यही चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें। इसी बात से हम चाहते हैं कि अपना शब्द वाणी विराम दें। सभी को हमारे तरफ से जय हिंद। एक बार हाथ उठा के भारत माता की, कर्मभूमि कोचिंग की। लेकिन हम सब अलग अलग क्षेत्र में बहुत कम उम्र में जो हासिल किए, वह उनका परिणाम है कि दोस्ती के साथ साथ शिक्षा को सर्वोपरि रखें। आजकल का दोस्त कम और दोस्त मतलब बीमार ज़्यादा होता है। तो ये जैसे दोस्त बीमारी से बचना चाहिए, दोस्त ऐसे बनाइए जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करे। अब हम बुलाना चाहेंगे समर्पण कोचिंग के शिक्षक डायरेक्टर मनीष सर जी, और बेहतरीन एक मैथ रीजनिंग के ज़बरदस्त टीचर और
जैसा कि आपको पहले भी परिचय करवा दिए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मानित करेंगे जिला पार्षद 22वीं रिंकी कुमारी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद मैम। और अब चाहेंगे कि मनीष सर जो है बताएं कि युवाओं को किस क्षेत्र में जाना चाहिए और उनकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। धन्यवाद रवि सर। आए हुए तमाम अतिथिगण और हमारे जिला परिषद सदस्यता, मैं आप समर्पण क्लास की तरफ से मैं आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पे जितने भी टॉपर बैठे हुए हैं, आप सभी का समर्पण क्लास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज ये रवि सर का बहुत बड़ा देन है कि मैंने, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने 2016 में कहलगांव में एसएसबी कॉलेज के पास समर्पण क्लास की स्थापना की। लॉकडाउन के वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा बहुत सारे शिक्षकों को, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया। और अभी तक में मेरे 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी जॉब प्राप्त है, गवर्नमेंट जॉब, बड़े से बड़े पोस्ट पे भी हैं। मैं मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लेता हूं। और फिर मैंने लॉकडाउन से परेशान होकर के एग्जाम एक निकाला। मैंने एक्सिस बैंक में ऑडिट पे ज्वाइन किया। एक्सिस बैंक में ऑडिट पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया। फिर रवि सर के समझाने के बाद बहुत सारी बात बोले कि सर आप जो है कि साल में यदि 10 बच्चे से 20 बच्चे का जॉब दिलाते हैं, और यदि आप सिर्फ एक जॉब लेकर के अपने ज्ञान को अपने पास ही रख लेते हैं तो बेकार है। आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 10 से 20 नहीं 50 बच्चे को हर साल जॉब दिलाइए। और इन्हीं बातों से मैंने सीख ली, और जैसे ही सैलरी मिला और अगले ही दिन मैंने एक्सिस बैंक के जॉब को रिजाइन मार दिया। और मैं एक बार फिर से समर्पण क्लास पुनः स्थापना किया। और हमारे रवि सर बहुत हमारे सहयोगी बने, और इस बार समर्पण क्लास में रवि सर ही जीके जीएस के क्लास ले रहे हैं, और मैथ फिजिक्स का क्लास हम ले रहे हैं। और एक शिक्षक होने के नाते मैंने इस इलेक्शन में भी, पंचायत इलेक्शन में भी मैंने भाग लिया। सबसे पहले मैंने मैम को देखा था वहाँ पे टाउन हॉल, इसी 4 दिन पहले एक आए हुए थे एमएलसी चुनाव में। तो मैंने मैम को देखा, जब एक महिला इतना आगे बढ़ सकती है तो एक लड़कियां क्यों नहीं आगे बढ़ सकती है या नहीं। आप लोगों की काबिलियत कि आपकी पहचान नहीं है, आपके पास अभी नहीं है। हनुमान जी का नाम सुने हैं? उन्हें श्राप था बचपन में, जब कोई ऋषि महात्मा तपस्या करता था, आंख बंद है, उठा के फेंक दिया उसको ऊपर, वो चला गया अंतरिक्ष में। तो भगवान थे, उसको श्राप तो नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें कोई व्यक्ति याद नहीं दिलाएगा कि तुम्हारे शक्ति को, तब तक तुम्हें याद नहीं आएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं? जब सीता जी का हरण हो गया तो हनुमान जी को याद दिलाने के लिए बोला, 7 समुंदर पार कौन जाएगा भाई, पुल तो था नहीं, था क्या? अभी की तरह स्टीमर तो है नहीं कि चले जाए उस पार। तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप एक छलांग मारिएगा ना तो समुंदर पार करके कहाँ चले जाइएगा? श्रीलंका। है या नहीं? उसी तरह से आपको अपनी शक्ति की याद नहीं है, और हम शिक्षकों का काम है आपकी शक्ति को याद दिलाना। है या नहीं? तो कहने का मतलब, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट बिलीव एंड टाइम। जितनी भी शक्ति है आपके अंदर निहित है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। है या नहीं? हम इंसान, अंगुलीमाल का नाम सुने हैं?
अंगुली माल ने क्या कहा? अंगुली माल इतना मारकाट किया कि मार करके अंगुली का माला पहनने लगा। तो बोला क्या कैसे रोका जाए? तो भगवान बुद्ध आए, बोले क्या वो कोई भगवान आए थे, बुद्ध तो नहीं जानते हम, ठीक है, आए और बोला यही कि आप राम राम जपो। क्या जपो? राम राम जपो। बोला हम इतने मारकाट किए कि यह नाम बोल ही नहीं सकते हैं। तो बोला मरा मरा जपो। तो मरा 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 राम आ गया ना, और वो मरा मरा कह करके एक रामायण को लिख दिया, हाँ या ना? तो इस तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, समर्पण क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप मैथ्स और रीजनिंग आपको एक पटना में जो जाके पढ़िएगा, जो आप ऑनलाइन यूट्यूब जो पढ़ते हैं, राकेश यादव आपका एक महेश मिश्रा का बुक किताब सब आता है, सगीर अहमद है ना, मैं सगीर अहमद का स्टूडेंट हूँ, मैंने क्लास किया है। राकेश यादव दिल्ली में जाके उसका स्पेशल क्लास लिया 6 महीने का, ठीक है। उन सभी नोट्स को एक साथ एक जोड़ ला करके मैंने आप लोगों के बीच प्रोजेक्ट किया। यदि आप सगीर अहमद और महेश मिश्रा के 2 किताब को बना लेते हैं, और एक किताब आता है RS अग्रवाल, यदि इन 3 बुक को बना लेते हैं कि दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप सफल नहीं हुए। हर एक एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ में से आपका 22, 23, 24 बनेगा, समझे ना? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कर्म कीजिए, कर्म के फल की चिंता मत कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कहलगांव में अभी यहाँ जितने बच्चे फिलहाल बैठे हुए हैं, क्या उनके माता पिता बहुत हद तक किसान ही होंगे, है या नहीं? कोई ऑफिसर के बच्चे उतने नहीं बैठे होंगे, क्या सही बात है या नहीं? चिलचिलाती धूप में यदि आपके माता पिता खेत में काम करते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है? सोचते होंगे ना अपने माँ बाप को सुख दें। अभी तक आपने पढ़ा मैट्रिक तक, फिर इंटर किया, किस लिए पढ़ा मालूम है? कि फर्स्ट नहीं, जॉब के लिए नहीं पढ़ा अभी तक आपने। मैं किसी तरह से फर्स्ट डिवीजन करूं, टॉपर बनूं। लेकिन अब यहां से 2 साल के बाद अब यहां से आपको ये महसूस हो रहा होगा कि अब हम परिवार के लिए पढ़े। परिवार के लिए कैसे पढ़ेंगे? परिवार के लिए पैसा लाइएगा तभी तो आपका वैल्यू रहेगा, है या नहीं? समाज में भी रेपुटेशन बढ़ेगा। तो अब ये बताइए, परिवार के लिए पढ़े, परिवार के लिए क्या करना चाहिए? 2 साल के बाद आपकी शादी भी हो जाएगी, 2 साल 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? शादी भी हो जाएगा। गार्जियन तो सोचता है ना, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, माँ बाप को सुख दीजिए, सोफा सेट पे बैठाइए। कैसे बैठाइएगा? पैसा रहेगा तब ना। तो एक अच्छी सी क्या होनी चाहिए? जॉब होनी चाहिए ना। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग समर्पण क्लास आइए और हमारे साथ मैथ रीजनिंग ज्वाइन कीजिए। और रवि सर खुद GK GS एक अच्छे शिक्षक, एक बेहतरीन शिक्षक इस कहलगांव के हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं अगले 8 महीने में यदि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है, यदि आप अच्छे से 5 घंटा रोज रेगुलर मेहनत कीजिएगा, तो ये तय है कि आपकी नौकरी सुनिश्चित है। यदि आप हवाई में आइएगा, आओ सनम और जाओ सनम का कहानी रहिएगा, तो 5 साल भी आइएगा ना तो नहीं होने वाला है। विद्यार्थी का पढ़ते पढ़ते चांदी का बाल क्या होता है? उड़ जाता है, लेकिन नौकरी नहीं होता है। इसलिए आप पंचवर्षीय योजना में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। सरकार चलाती है पंचवर्षीय योजना, 5 साल की योजना, क्योंकि आज सर बताए ना, जितना बड़े में हम लोग हाफ पैंट में घूमते थे, तो अभी उतना सा का बच्चा हमको समझाता है कि पापा ये गलत कर रहे हैं। तो हम लोग का जनरेशन क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। अभी 5G लॉन्च हो गया है, तो आने वाला जनरेशन भी क्या रहेगा? 5G रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आने वाला जो लड़का रहेगा, अभी जो आप आए हैं इससे पहले वाले से आप भ्रष्ट हैं, उससे पहले अचीव कीजिएगा। लेकिन आने वाला लड़का जो रहेगा आपसे भ्रष्ट रहेगा, तो आपको रोक देगा ना वो। इसलिए सोचिए कि हम आए हैं और इसी साल
घर में नौकरी को लेके आना है कि नहीं। इसी वाणी से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी के हमारे और भी गेस्ट हैं। धन्यवाद सर। जीविकोपार्जन का मतलब ये है कि मनुष्य जाति में जन्म लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 ईस्वी में लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा, जब इंग्लैंड के पत्रकार विलियम क्रांचे ने उनसे पूछा कि आपको लोग एक गरीब प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, आपको एक साधारण प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, यही कारण था कि पाकिस्तान ने आपको कमज़ोर समझकर आप पर आक्रमण किया, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक लाइन कहा कि ये बात सच है कि हम एक गरीब घर में जन्म लिए हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे कि हम जो है स्कूल जा कर के पढ़ाई कर पाएँ, लेकिन नदी पार करके भी हम स्कूल जाते थे और पढ़ते थे, लेकिन हम गरीब जरूर घर में जन्म लिए, लेकिन ये मेरा कर्म नहीं था, ये मेरा जन्म था। लेकिन कर्म का मतलब ये है कि जन्म के बाद जो आपका इतिहास होता है। तो हम गरीब घर में जरूर जन्म लिए हैं, लेकिन गरीब रह कर के ही मर जाएं, यह जन्म का सबसे बड़ा पाप होगा। इसलिए हम जो है उस गरीबी को चीर करके उस अमीरी की ऊंचाई को छूना चाहते हैं जहां तमाम खुशियां हमारे कदमों को चूमते हैं। तो हम अब आपके बीच एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहते हैं जिसे सुनकर, जिसे समझकर, जिनके साथ एक छोटे भाई के रूप में चलकर बोलने के लिए मैंने सीखा। आवाज ज्ञान रूपी चाहे तो अच्छे समाज, अच्छे व्यक्तित्व से मिलता है, अच्छी किताबों से मिलता है, और हमारे जीवन में एक बेहतरीन सोच को विकसित करने वाले, हमारे जीवन में समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ का भाव देने वाले और एक बेहतरीन समाज सेवी जो किसी पहचान के मुहताज नहीं है, हमारे क्षेत्र के एक चर्चित चेहरे हैं जो समाज के हर प्रकार के कामों में अग्रणी होकर के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, जिसे देखकर हम जैसे सैकड़ों युवा जीना सीखें, ज़माने को समझना सीखें, समाज की भलाई, समाज की तरक्की क्या होती है उसको भी सीखने का काम किए। तो वैसे हमारे बीच एक चिर परिचित मेहमान हैं श्री नंदन पासवान जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर, और आप जब उनके विचारों को सुनेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई उमंग आपके जीवन में आएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री नंदन पासवान जी, और इन्हें फूल गुच्छित से सम्मानित करेंगे। हमारे बीच मौजूद वे हस्तियां जो कई हस्तियों को पराजित करके एक ऐसे विजेता के रूप में उभर करके सामने आई, जो महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। हमारे बीच जो मौजूद हैं वह है रिंकी कुमारी जी, 22वीं उत्तरी जिला परिषद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद मैम, स्थान ग्रहण करें। अब हम चाहेंगे कि श्री नंदन पासवान जी जो हमारे बड़े भाई के समान हैं, उनसे आप विचार ग्रहण करें। धन्यवाद रवि, और धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप मेरे छोटे भाई के समान हैं। मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। पहले मैं आप सबों के बीच दो शब्दों से संबोधित करना चाहता हूं। आदर, अदाब और अभिनंदन, आभार। भागलपुर दानवीर, कर्मवीर, कर्म की धरती मानी जाती है, और ये कहलगांव
जिसे आप कहलगांव कहते हैं, यह केहल गांव कोहल ग्राम हुआ करता था। हमारा इतिहास है कि अष्टावक्र मुनि के पिता कोहल ऋषि का ये धरती है। और आपको पता है किसी कहलगांव नगरी के अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ से दुनिया के लोग शिक्षोपार्जन करते थे, दुनिया के लोग पढ़ा करते थे। लेकिन आए दिन मुगलों के शासन के बाद उसे ढा दिया गया और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया। शिक्षा की स्थिति हमारे इलाके का छत बिछत हो गया और यहाँ मूर्खों का जमावड़ा हो गया। पढ़े लिखे लोग का संख्या यहाँ बहुत कम दिखने लगा। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके दिल में जज्बा है वह कुछ भी कर गुजरता है। तो हमारे यहाँ ठीक यह परंपरा चलते 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 शिक्षकों का आवागमन होते रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षक का जो योगदान शिक्षा के प्रति है, उसमें एक कर्म भूमि जो आप जहाँ के आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, मैंने कह रहा था कि ये दानवीर कर्ण की धरती है। कहा जाता है कि जब सुबह होती थी तो कर्ण राजा जिस समय हुआ करते थे तो वह सुबह उठकर उसके यहाँ याचक की भीड़ होती थी और यह सोना दान, वस्त्र दान, अन्न दान, चांदी दान, हीरे दान, जवाहरात दान किया करते थे। लेकिन आपको पता होगा मेरे छोटे भाइयों बहनों कि शिक्षा दान से बड़ा कोई इस धरती पर कोई दान ही नहीं होता। जो दान शिक्षा का होता है वो उस दान से ना सोना बड़ा है, ना चांदी बड़ा है, ना हीरे बड़ा है, ना जवाहरात बड़ा है। सबसे बड़ा क्या दान है? अगर आप अपने जीवन में शिक्षा का उपार्जन कर लेते हैं, शिक्षा का भी दो पहलू है। एक, पढ़ करके आप विद्वान होते हैं, लेकिन उसी सिक्के के दूसरा पहलू है ज्ञानवान होना। आप विद्वान होते हैं, लेकिन अगर आप ज्ञानवान होते हैं तो वह ज्ञान आपको महान बनाती है। शिक्षा आपको विद्वान बनाती है, लेकिन ज्ञान आपको महान बनाता है। स्वामी विवेकानंद का उम्र की बात तो आपको सबको पता होगा कि शायद वो 39 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को, इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे। क्या? और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में दूसरा कोई लाल पैदा नहीं हुआ जिसकी महानता की गुणगाथा नहीं होता हो। कहा जाता है कि आपकी उम्र लगभग यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, छात्र छात्रा बैठे हैं, मुझे लगता है कि 15, 17, 20, 21 के उम्र में होंगे आप, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपका उम्र 20 हो और किसी का उम्र 80 हो, अगर सीखना वह छोड़ देता है तो वह बूढ़ा कहा जाता है। और सीखना अगर आप चालू रखते हैं तो आपका उम्र 80 है तो आप जवान हैं, युवा है। और अगर आप 20 साल के हैं और आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप युवा नहीं, आप बूढ़ा हैं। आप के सीखने से आप जीतने का प्रयास करते हैं। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गुर्राता है, वो दहाड़ता है। शेर किसी जंगल में जब दहाड़ता है तो जितने भी उस जंगल में जीव जंतु हैं वो थर्रा जाता है। क्यों? उसके पास शक्ति है। लेकिन आप मानव जीवन में सोच लो कि जो शिक्षा का जो दूध है वह अगर पियोगे तो आप दहाड़ोगे, और दहाड़ोगे तो लोग डरेगा।
अभी हमारे विद्वत जन बैठे हैं जिन्होंने समर्पण कोचिंग और खासकर कर्म भूमि कोचिंग के संस्थापक मेरे छोटे भाई रवि कुमार, इन्होंने शिक्षा का दूध पिया है और आपके सामने गुर्राता है, दहाड़ता है तो आप डरते हैं, उनका सम्मान करते हैं। डरने का मतलब ये नहीं कि आप भाग जाते हैं। क्या करते हैं आप उनका सम्मान करते हैं। सम्मान क्यों करते हैं? उनके पास ताकत है, उनके पास धन है, उसके पास दौलत है, उनके पास वेपन्स है, उसके पास हथियार है। नहीं ना, कौन सा हथियार है? और शिक्षा का हथियार जिसके पास है, इस धरती पर मैं मानता हूं कि इस चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने आज तक उसकी रचना नहीं की जो चाहे जो हथियार हो, आप बंदूक हो, कारतूस हो, तोप हो, जो हो, इस धरती पर शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर आपके पास तोप है, आपके पास हथियार है, तो आप कहलगांव को जीत सकते हैं, आप भागलपुर को जीत सकते हैं, आप बिहार को जीत सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षा का हथियार आपके पास है तो कहलगांव नहीं, भागलपुर नहीं, बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया को जीतने की शक्ति आपके पास होगी। किसी राजे महाराजे को देख लीजिए ना, कोई राजा महाराजा किसी पर वार करता है, किसी राज्य को जीतता है, तो क्या समझते हैं आप, उसमें कितना सैनिक काम किए आपको पता है क्या? किस हथियार का प्रयोग करके उसने उस राज्य को, राजा को हराया, इसकी पता है क्या? नहीं है ना। लेकिन एक बात आप अपने दिल से बताइए कि जीरो का आविष्कार किसने किया? पता है ना। राष्ट्रगान किसने लिखा? पता है ना। साइकिल का आविष्कार किसने किया? पता है ना, है ना। ये बल्ब जो जल रहा है, इसका आविष्कार किसने किया? पता है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि बंदूक चलाने में किसका योगदान रहा, उस राजा को हराने में किसका योगदान रहा? ये पता नहीं। कुछ एक लोगों को पता हो, लेकिन ये पता नहीं। ये किसका कमाल है? शिक्षा का कमाल है। यह शिक्षा ही है जो आपको पूरी दुनिया में ऊंची कुर्सी देता है और ऊंचा सम्मान देता है। शिक्षा के बल पर एक पोल के नीचे बल रात में पढ़ने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री होता है। ये आपको भी पता है, ये हमारे राष्ट्र की कहानी है ना। गली गली पेपर बेचने वाला एपीजे अब्दुल कलाम इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है। स्टेशन पर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। इससे भी बड़ा कोई उदाहरण है क्या? है नहीं। तो आप वह उदाहरण क्यों नहीं बनना चाहते? आपके पास समय है, आप अपने कर्म का प्रयोग कीजिए। ये कर्म भूमि है। हमारे रवि सर जिसको आप कहते हैं, इन्होंने ये कर्म भूमि कोचिंग का स्थापना किया है। ये भागलपुर की नगरी भी कर्म भूमि का क्षेत्र है, जहाँ राजा कर्ण का कर्म भूमि है। इसी के अंतर्गत हमारे रवि ने इस कर्म भूमि का शुरुआत किया है। कर्म का क्या मतलब होता है? काम। आप अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। भूमि का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? जमीन। आप अपनी जमीन को अपने कर्मों से जोड़ लीजिए। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो जिस जगह पर आपका रवि सर खड़ा होकर के आप सिंह की तरह दहाड़ता है, तो आप विश्वास करो, आप भी उसी जगह आकर आप भी सिंह की तरह दहाड़ोगे। ये दहाड़ना आपको मंजूर है या नहीं? लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा। इस तरफ हमारी लड़कियां हैं, इस तरफ लड़के हैं। एक बात याद रखना कि एक लड़का अगर पढ़ता है तो एक घर पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एक घर पढ़ता है, एक परिवार पढ़ता है। लेकिन लड़कियों, छात्राओं, मेरी बहनों, अगर एक लड़की पढ़ता है तो एक नस्ल पढ़ता है। क्या पढ़ता है?
एक नस्ल पढ़ता है और लड़का पढ़ता तो एक घर पढ़ता है। तो आप समझ लो कि आपका इस संसार में आना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। वर्षों पहले पीछे का इतिहास पढ़िए, लड़कियों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं था ना, वो अपराध माना जाता, उसको पढ़ने की इजाजत नहीं थी। कुछ कर्मवीरों ने जिन्होंने शिक्षा का महत्व जाना, सावित्रीबाई फूले का आप धन्यवाद करिए। आप इस क्षेत्र में जो अपने कर्म का परचम लहरा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका योगदान है। बाबा साहब भीमराव के संविधान का योगदान है। झांसी की रानी भी शिक्षा के लिए लड़ी है अपने जीवन में। आप झांसी की रानी बनो। आप लड़कियों को भी तो देख लो कि अपने देश में कितने कितने परचम लहरा रहे हैं ना। कल्पना चावला को नहीं जानते? ऐसा कौन सी लड़की है जो आज किसी क्षेत्र में लड़कों से पीछे है? अब तो आर्मी हो या फौजी हो, जिस भी क्षेत्र में कहो, विमान चलाने लगी है लड़कियां। क्या चलाने लगी है? विमान चलाने लगी है लड़कियां। तो आप किसी से कम हो क्या? आप अपने मानसिक संतुलन को छोड़ दो कि पूर्वजों ने कहा था कि लड़कियां कमजोर होती है। लड़कियां कमजोर नहीं होती। लड़कियां दो चीज चला सकती है, घर भी चला सकता है और देश भी चला सकता है। लड़के घर नहीं चलाते, है ना? तो आप शक्तिशाली हो कि लड़के शक्तिशाली हैं, है ना? तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए आप कि हम किसी से कम नहीं हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि इस धरती पर किसी इंजीनियर ने, किसी वैज्ञानिक ने वो चीज पैदा नहीं किया कि जिसे हरा दिया जाए, जिसके पास शिक्षा का दौलत है ना? लाखों वर्षों का अंधेरा क्यों ना हो, अगर दीपक जलता है तो अंधकार कोसों दूर हो जाए। और वही प्रकार अगर आप शिक्षा का दीपक जलाते हैं तो वह घर, वह समाज, वह परिवार अंधकार से कोसों दूर चला जाता है। आपका जो उम्र का पड़ाव है, यही है बनने का और यही है बिगड़ने का। आप इस उम्र में लोग, लड़के या लड़कियां हो, इसे अदरवाइज नहीं लेंगे। लड़के हो या लड़कियां हो, इंटर आते आते बनता भी है और बिगड़ता भी है। एक फैशन सा चल गया है लव करना, इसे अदरवाइज नहीं लेंगे आप लोग। ये समय है, लेकिन आप अपने जीवन में यह प्रण कर लो कि मैं लव नहीं करूंगा। कब करूंगा? जब मैं अपने जीवन को एस्टेब्लिश्ड कर दूंगा। ये कसम खा लो कि मैं अपने जीवन में कुछ कर गुजरूंगा। चाहे खासकर लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा कि उस गलत रास्ते पर मत चलना जिस रास्ते में माँ बाप का सर नीचे झुक जाया करता है। मैं आपको यह प्रेरणा देना चाहता हूं विद्यार्थियों, छात्राओं, कि आप ऐसे उम्र के पड़ाव पर हैं, आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं। मेहनत, मेहनत और कड़ी मेहनत आप करेंगे तभी आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने परिवार में, अपने समाज में वैसे लोगों की दुर्दशा को देखें जो ना उस लाइन को, उस रास्ते को छुड़ा है। कर्म भूमि में एक लाइन दिया गया है रवि जी के द्वारा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही। तो आप डरपोक हैं? साहसी है ना? आप में हिम्मत है ना? कोई भी जज्बा अगर जिसके पास हो जाए कुछ कर गुजरने की, तो रास्ते में कितना बड़ा विडंबना देने वाला, तकलीफ देने वाला राक्षस क्यों न खड़ा हो, उसको भी हम परास्त कर सकते हैं शिक्षा में हो सकती। अरे हमारे सरकार आए थे, औंगली माल डाकू की कहानी, उन्होंने इतना कत्ल किया, सोचा कि मुझे ख्याल ही नहीं अब क्या किया जाए, तो उसको याद करने के लिए उन्होंने उंगली का माला पहनना प्रारंभ किया। क्या था ना,
लेकिन अगर एक दिन उसको गौतम बुद्ध नहीं मिलता तो क्या उसकी जीवन बदलती? नहीं बदलता है ना। तो गौतम बुद्ध के पास हथियार था क्या? तोप था? कोई कारतूस था? किसके बल पर? शिक्षा के बल पर और खासकर ज्ञान के बल पर। वो ज्ञान, वो ताकत है कि बड़े बड़े व्यक्तियों के अहंकार का चकनाचूर कर देता है। आप पढ़ो लेकिन अहंकारी मत बनो। आज टॉपर्स के सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया है। टॉपर्स का मतलब क्या होता है? जनरल लोगों से आगे जाना, कतार से आगे जाना। लोग क्यों देखेंगे आपको? भीड़ में तो भेड़ बकरियां भी चलते हैं, है ना? शेर भीड़ देखता है क्या? क्या देखता है वो? वह अकेले चलता है। आप शेर बनो, आप शेर नहीं बनो, अकेले चलना सीखो। और वैसे मित्रों से सावधान रहो प्यारे साथियों, वैसे मित्रों से सावधान रहो जिस प्रकार की टोकरी में एक आम, गंदे आम, छेड़ी वाला आम पूरे आम को नुकसान पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपके मित्र मंडली में कोई गंदे लड़की है, कोई गंदा लड़का है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उससे कोसों दूर हो जाओ, मेरी बात मानो, वरना आपकी जिंदगी को वो गंदा कर देगा। और अगर यदि आप दूर नहीं करते हैं, आपके जीवन को गंदा करने से कोई रोक नहीं सकता। आपके कपड़े कैसे हैं इससे मतलब नहीं है। अब्दुल कलाम को देखा था आपने? नहीं देखा, लेकिन उसके वीडियो देखे होंगे, उसके चरित्र के चित्रण को पढ़ा होगा। क्या बहुत फैशन करते थे वो? ऐसा है क्या? लाल बहादुर शास्त्री बहुत फैशन करने वाले नेता थे क्या? नहीं ना। लेकिन उसके चरित्र की आज चर्चा क्यों होती है? स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप जानते हो, कौन सा कपड़ा पहनता था बेचारा, भगवा, ये उसकी बहुत कीमत थी क्या? वो भी तो बहुत बड़ा स्टाइलिश कपड़ा पहन सकता था। जब विदेश गए थे भाषण देने, तो आपको भी पता होगा कि उसको जीरो पर बोलने का मौका दिया था ना, जीरो पर। क्यों? उसके पुस्तक को सबसे नीचे रख दिया गया उसके चेहरे मोहरे को देखने के बाद, और सारे पुस्तकों के नीचे उसके पुस्तक को रखा गया। क्यों जानते हैं? भारत से आया मूर्खों का देश, क्या पढ़ा लिखा होगा वो, साथ धोती पहन के आया है, वहाँ सूट बूट वाले लोग करोड़ों लाइन में लगे हुए हैं, अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन अंग्रेजी में बोलने वाले के सामने हिंदी माध्यम का क्या विशाल। आप हिंदी मीडियम के छात्रों एक बार दिमाग में सोच लेना कि हिंदी किसी से कमजोर नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है ये, या हिंदी का परिचलन है। वो जब खड़ा होता है जीरो पर बोलने के लिए, तो वो कहता है कि जीरो का मतलब, जीरो के बाद ही शुरुआत होता है ना। जीरो का आविष्कार कहाँ से हुआ है? वह है ना। उन्होंने क्या कहा कि जीरो सबसे पहला शब्द है ना, अंक है, और जीरो से ही 1, 2, 9 तक का प्रारंभ हुआ है। जीरो से, जीरो सबसे बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि सबके पुस्तकों से मेरी पुस्तक को नीचे रखा गया और सबके पुस्तक को ऊपर रखा गया। तो आप बताइए कि वृक्ष कहाँ रहता है? जड़ है तब तो वृक्ष है ना। तो मैं जड़ हूं, हिंदुस्तान इस दुनिया का, इस पूरे मुल्क का जड़ है, और जड़ है तो पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, वरना कुछ भी नहीं है। आपके सामने भी मौजूद हैं। खासकर मैं छात्राओं से कहना चाहूँगा कि कहलगांव उत्तरी 22 की नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य श्रीमती रिंकी देवी, जो आपकी ही तरह एक लड़की है, एक महिला है, और इन्होंने संघर्ष करके जो मुकाम हासिल किया है,
पढ़ी लिखी हैं, तेज तर्रार हैं और अपने मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। और मैं चाहूँगा कि हमारे रिंकी जी के लिए एक जोरदार तालियां इसके सम्मान। और मैं खासकर रवि जी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा, और कुछ लोग हैं जो कि पिछले इतिहास को दोहराता नहीं। इन्होंने क्या कहा कि मैं जब आप लोगों की उम्र का था तो सब्जी बेचा, उसको शर्म लगा क्या? नहीं लगा ना। जो व्यक्ति अपने जीवन से शर्म करता है वह ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए बेशर्म बनो। बेशर्म का मतलब क्या? गंदा बनो नहीं। आप अपने शर्म को त्याग दो कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहना काम है लोगों का। लोगों का क्या काम है और आपका क्या काम है? कहना। इसे जीवन में उतार दो। रवि वो लड़का है जिनके जीवन की शुरुआत होते ही इसकी मां इस दुनिया से चल बसी। इन्होंने जो होश संभाला है हम लोगों को देखकर। इनके पिता कुछ दिनों के बाद चल बसे। इनकी दादी ने इसका पालन पोषण किया। और दादी की अवस्था कैसी होगी ये तो आप भी अनुभव करते होंगे। आपकी दादी की उम्र क्या हो गई आप भी अनुभव करते होंगे। दादी के द्वारा इनका जीविकोपार्जन हुआ और आज आपके सामने है। और कहलगांव का एक उभरता कोचिंग संस्थान कर्मभूमि लहराता हुआ चमकता हुआ सितारा है। मैं चाहूंगा कि उसके लिए एक जोरदार ताली बजाएं और उसके जीवन मार्ग का आकलन करें और उन्होंने जो किया उसका अवलोकन करें। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना लिखना सीखें। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि हमको जॉब करना है, हमको नौकरी करना है। आप समझदार बने, नौकरी आपकी कदम चूमेगी। नौकरी को श्रेय मानकर नहीं पढ़ना है। आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है, आपको विद्वता के लिए पढ़ना है। न कि आप टारगेट कर लें कि मुझे इंजीनियर बनना, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे प्रोफेसर बनना, मुझे आईएएस बनना, मुझे आईपीएस बनना है। आप पहले शिक्षित बनाओ। सिर्फ स्वतः आप संगठित होंगे और जब आप संगठित होंगे तब आप संघर्ष करने के आदी होंगे। और संघर्ष जो करता है वह वैसा कोई मंजिल नहीं बना जिसे आप फतह नहीं कर सकते। आपको फतह अगर करना है तो आप संघर्ष करिए। इस कर्म भूमि में आए हैं तो अपने कर्म को प्रधानता दीजिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि मुझे कुछ करना है, मुझे मैं रवि के लिए अंत में एक जोरदार शब्द कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है। शिक्षा का जो स्तर है अभी बहुत बिकाऊ हो गया है। लेकिन यह जो कोचिंग संस्थान है कर्मभूमि, मुझे लगता है कि जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, वैसे लोगों के लिए रवि का दिल दरिया है। इन्होंने कितनों को फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। जो समर्थवान हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप फ्री में पढ़ें। आप अगर यहाँ पढ़ने आते हैं तो आप दान मांग रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि हम शिक्षकों को भी कुछ दान दें। यह दान देता है और आप भी दान देते हैं। इसको पारिश्रमिक मत कहिए। पारिश्रमिक कहाँ है? जहाँ लाखों लाख रुपया देकर पढ़ा जाता है। मैं रवि के लिए कह रहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इसका मकसद नहीं। इनकी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मगर आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आपने श्रीनंदन भैया जी से जो उच्च विचार सुने, मेरा मकसद भी यही था कि आप सुने और ग्रहण करें, क्योंकि इस बार का समारोह केवल इसलिए रखा गया कि आप सुने। पहले जो है समारोह होता था कि पूरे कोचिंग भरा हुआ है विद्यार्थियों से, अब बीच में टॉपर को सम्मानित करते थे, तो हमारे विद्वान क्या कह रहे हैं वो सुनते नहीं थे, बस प्राइज लेना उनका मकसद होता था। इसलिए आज जो उपस्थित है यहाँ वो वही बच्चे हैं जो बेहतरीन रिजल्ट दे करके आए हैं। हम उन सबको इन्वाइट नहीं किए, इसके पीछे मेरा मकसद यही था कि अब आपका जो जीवन का डगर होना चाहिए वह एक बेहतरीन और स्वर्णिम भविष्य के लिए होना चाहिए। इसलिए शांत चित्त होकर के जो आप सुन रहे हैं वह सुनते रहें। कुछ ही पलों में हमारे बीच SHO थाना प्रभारी कहलगा भी धार रहे हैं, जो कि 5 मिनट और आपका समय लेंगे। लेकिन इस बीच जो है आप अब श्रीमती रिंकी कुमारी जी से आप उनके विचार को सुनेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्रीनंदन